नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन के उस केस की जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठ रहे हैं उस गलती की जो जानबूझकर की गई या फिर लापरवाही थी, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बाद अब यह माना जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के प्रदेश संगठन में देखने को मिले। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से एक दो नेता नहीं बल्कि तमाम बड़े नेता नाराज चल रहे हैं और नाराज चलने भी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड जीतू पटवारी का रहा है उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उसी कप्तान के साथ अपनी टीम को आगे जंग में जाने दें। दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी के बीच अब से 2 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विवाद हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे खुले मंच पर जब इस तरह की स्थिति है तो भीतर खाने क्या चल रहा होगा, सोचिए। कमलनाथ वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद करते नहीं है जीतू पटवारी को, आप सभी जानते हैं, लेकिन पार्टी अनुशासन की वजह से वो चीजों को बनाए रखे हुए हैं। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी की आपस में नहीं पटती है, जग जाहिर है। इसके अलावा अरुण यादव हो, अजय सिंह राहुल भैया हो, जितने भी बड़े तमाम दिग्गज हैं उस तमाम लोग नाराज चल रहे हैं। और अब तो बहुत बड़ा कारण खड़ा कर दिया है जीतू पटवारी ने कि उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जा सके। सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, सवाल कांग्रेस कुछ इस कदर उठा रही है कि अब यह मामला फिर से अदालत की चौखट तक जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग के साथ साथ अदालतों को भी घसीट लिया, जिसके बाद इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने उन पर मानहानि का केस करने के लिए लेटर लिख दिया है अटॉर्नी जनरल को और कहा है कि आप इन पर मानहानि का केस कीजिए। तो ये लड़ाई एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी जो चल रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है, और एक कांग्रेस के अंदर विद इन दी पार्टी जो लड़ाई चल रही है वो भी बड़ी दिलचस्प है। तो इसमें किसकी होगी शय, किसकी होगी मात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज जो झटका मिला है करारा कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस ने किस तरह के आरोप लगाए हैं और बीजेपी किस तरह से पलटवार कर रही है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से जब ये याचिका कांग्रेस की रिजेक्ट हुई उसके बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया है। तब तक इन्होंने जश्न नहीं मनाया था अपने तीनों ही सांसदों को निर्विरोध निर्वाचित होने पर, क्योंकि आज ये टेक्निकली पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि अब इस जो फैसला है उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आज बीजेपी ने जश्न मनाया है, लेकिन कांग्रेस आक्रोशित है। दोनों के बयान सुनिए। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। तो सबके सामने स्पष्ट है, बंगाल में पूरी की पूरी चुनाव की चोरी हुई, असम में पूरी के पूरे चुनाव की चोरी हुई, जगह जगह पर ये चोरी के मामले आए, अब ये सीट चोरी तक बात बढ़ गई। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है, रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। जब सुप्रीम कोर्ट आम व्यक्ति को लेकर संज्ञान लेता है तो ये तो लोकतंत्र में ऐसी घटना घटी है जिसमें देश के हर चुनाव, चाहे नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव हो, जनपद चुनाव हो, मंडी चुनाव हो, कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के चुनाव, उन सब पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। राष्ट्रपति महोदया कई लोगों से आज मिली, लेकिन कांग्रेस के 61 विधायकों से मिलने के लिए समय नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रपति देश के लिए है, किसी पार्टी के लिए, ये तो मैं राष्ट्रपति महोदय से जानना चाहूंगा। राज्यसभा में हम सबका सौभाग्य है, तीनों की तीनों सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमने बीते समय
मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी और 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती थी। अब ये बड़े रिकॉर्ड बने जो भविष्यतः संभवतः एक तरह से हमारे सबके लिए गौरव करने वाले भी हैं। और अभी आपने जो सुना, इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को संघ की पृष्ठभूमि का बताया गया, यहां तक ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हुआ है, ऐसा 1-2 दिन पहले जो हुआ है, वो दिग्विजय सिंह के उस बयान में दिखता है जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ साथ सरकार के साथ साथ अदालतों पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अदालतों पर, और उस आरोप को लेकर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब दिग्विजय सिंह पर होनी चाहिए। दोनों बयान सुनिए। चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं, आज कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिलीजुली चोरी है। मीनाक्षी नटराजन जैसा गांधीवादी व्यक्ति आज हमारे राजनीति में मैंने नहीं देखा है। उसको इस बारे में हटाया जा रहा है कि उसने कोई अपराध किया है। क्या मजाक है भाई। जिस तरीके का बयान दिग्विजय सिंह जी का है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, और इस अवमानना के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। मैं तो ये आग्रह करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा उनके खिलाफ स्वयं प्रेरणा से दर्ज करे। हम तो दर्ज कराने के लिए आवेदन देंगे ही। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे, राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में भी हार, बार बार गलती का कौन है जिम्मेदार? दिग्विजय कमलनाथ सिंघार प्रदेश नेतृत्व से नाराज, जीतू पटवारी के काम का कौन मांगे हिसाब? कांग्रेस बोली संघ से जुड़े चुनाव अधिकारी कर रहे गड़बड़ी, बीजेपी बोली सच की जीत हुई। राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, क्या अब एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सीधे रुख कर लेता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता अपराजिता पांडे जुड़ रही हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रवीण खारीवाल जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और संजय चड्ढा जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, जाने माने कानूनविद और संविधान के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले टेक्निकल मामला समझने के लिए संजय जी आज आपका रुख करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से माननीय न्यायालय से बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन आज उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। क्या आपको जानकारी मिली होगी, क्या आधार था जिस पर खारिज किया गया? क्योंकि कांग्रेस बहुत सारे तकनीकी कारण बता रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। सर, संजय सर, अगर आप अपने अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। सॉरी अभिलाष जी, जो मुख्य कारण है वो है प्रॉपर रेमेडी का ना लेना। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 229 बी हमको बाध्य करता है कि जब एक इलेक्शन प्रोसीजिंग इलेक्शन में आरंभ हो चुकी है, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अन्य कोर्ट उस इलेक्शन प्रोसेस में नहीं जाएगी, अन्यथा और वरन वो जो है इलेक्शन होने के बाद आप एक इलेक्शन पिटीशन जो है वो दायर करें, उसमें जाना चाहिए। पहली चीज तो प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं थी, प्रॉपर पिटीशन नहीं थी, और इलेक्शन पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लग सकती। सुप्रीम कोर्ट में रिट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी या जो पीड़ित पक्ष है वो गया था, तो वो रिट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पहली चीज। और दूसरी ये कहा ये इसलिए नहीं है क्योंकि एट दिस पैन अल्टीमेट स्टेट हम लोग इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। अगर अब ऐसी परिस्थिति में जब रिजल्ट आ गया है, तब आप जो है जाइए और एक इलेक्शन पिटीशन लगाइए, और सालों साल, ये मैं अपने आप से जोड़ रहा हूं, जो कि काफी साल लगा देती है। नहीं, ये बात कांग्रेस भी कह रही है कि 5-6 साल हम केस ही लड़ते रहेंगे फिर तो।
बिल्कुल। तो यही बात है इस इलेक्शन पिटीशन में। लेकिन कानून बड़ा सीधा है, आज नहीं बना है कानून, 20 साल से यही है कि वंस इलेक्शन हैज बिगन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जब आरंभ हो गया, तदुपरांत किसी भी प्रकार से ये सही नहीं है कि के संविधान की जो कोर्टें हैं अर्थात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो उनमें दखलंदाजी करें। ये आर्टिकल मैंने जैसे आपको बताया, आर्टिकल 229(1) के आधार पे इस चीज को कहा गया है, और इसकी नजीर की कमी नहीं है, कई नजीरें हैं। और रोज इस तरीके के किसी सोसाइटी में कभी कोई इलेक्शन है, किसी भी चीज का इलेक्शन है, जब लोग वहां जाते हैं तो इस तरह के जजमेंट्स रोज हम देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखे हैं जहां पे कोर्ट जो है इस तरह की रिट पिटीशंस को निरस्त करती है और कहती है जो प्रॉपर रेमेडी है, इलेक्शन हो जाने दीजिए और उसके बाद इलेक्शन को चैलेंज करिए। ठीक है सर। मैं अब इस पूरे मामले पर जल्दी से, सबसे पहले अपराजिता जी, आज 2 सवाल है। पहला तो मैं आपका जो लीगल जो आपके सेंटीमेंट आज हर्ट हुए हैं उस पर बात कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी आपको, लेकिन वहां से न्याय नहीं मिला। तो प्रथम दृष्टया अब ये लोग मानकर चल रहे हैं कि कल तक तो उनको सहानुभूति थी कांग्रेस से, पर शायद तकनीकी तौर पर आप लोग या तो साबित नहीं कर पाए कि आप सही थे, या तकनीकी तौर पर आप सही थे ही नहीं। ये चीज हो गई है। अब जनता के बीच में ये मैसेज चला गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता को साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मैं एक महिला हूं, मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म इन लोगों ने निरस्त किया है, जो राज्यसभा की सीट जो इन्होंने कूटनीति से भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में की है, उसमें एक बात जनता समझ चुकी है, दैट ये महिला विरोधी मानसिकता से किया गया है। इनका जो पाखंड था, जो ये चाहते थे, बात करते थे विमेन्स रिजर्वेशन बिल की, वो पार्टी महिलाओं को संसद में आने का मौका ही नहीं देना चाहती। तो सबसे पहले तो इनका महिला विरोधी चेहरा हमारे और आपके सामने आया है। अब जो मीनाक्षी नटराजन जी का केस है, जो भी अगर आप उसको कहें, क्योंकि इसमें पहले से कुछ था ही नहीं। देखिए, ना उनका किसी भी एफआईआर में किसी भी जगह उनका कोई नाम नहीं है। कोर्ट ने जो ये केस है उसका संज्ञान ही नहीं लिया है, तो वो उसको कैसे डिस्क्लोज करती जब कोर्ट ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया है? अपराजिता जी, ये बातें तो कल तक ठीक थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आपके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो अब ये बताइए कि अब जब एक्सेप्ट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि कानून को तो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैंने देखा कि दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव आयोग, केंद्र, राज्य और साथ ही साथ अदालतों पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और पुष्पमित्र भार्गव जी ने तो आज लेटर भी लिख दिया है एजी को और कहा है इनके ऊपर मानहानि का केस चलाइए। तो क्या अब अदालत से सीधी लड़ाई लड़ने को कांग्रेस तैयार है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये निर्णय सुनाया है दैट ये इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है। उन्होंने सिर्फ इतना निर्णय सुनाया है। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी को कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, पर उसमें यह दिक्कत है कि 2 से 3 साल, जो आपने अभी देखा, विश्लेषक जी ने भी कहा 2 से 3 साल ये केस लंबित रहेगा, चलता रहेगा, हमें इसमें इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल सकती। पर यह बात यहां पे सोचने की है, जो रिटर्निंग ऑफिसर राजेंद्र भारती जी के समय था, उसी ने इसमें भी यहां पर कूटनीति से ये गलत फैसला लिया है। और ये भी है कि संदिग्ध है उनकी भूमिका, क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। देखिए, यहां पर प्रश्न साफ है, व्यवस्था के खिलाफ ये प्रश्न हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जब कोई गलती हुई नहीं है तो आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूं जिससे हमारी बात साफ हो जाएगी। परिमल नाथवानी जी की बात कर लेते हैं। अरुण, उन्होंने तो अपना खुद का नाम अपने फॉर्म में गलत भर दिया था, जस्ट बिकॉज उनके पास बीजेपी की बैकिंग थी। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टाइम दिया कि आप अपनी गलतियां रेक्टिफाई कर लीजिए और फॉर्म रेक्टिफाई करके फिर सबमिट कर दीजिए। तो ये क्या है? यहां पर एक अलग चीज और दूसरी तरफ एक अलग चीज। ठीक है अपराजिता जी, ठीक है। एक ही मापदंड होता है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से डॉक्टर प्रेम व्यास आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए, बड़े गंभीर आरोप लग रहा है। चुनाव अधिकारी जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, और अब अभी तक राज्य, केंद्र और चुनाव आयोग तो थे ही थे, अब अदालतों को भी आपके साथ जोड़ा जाने लगा है। क्या कहेंगे आप?
फिलहाल मुझे लगता है कि जो विषय के संदर्भ में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो भी एक महिला थी, श्रीलता, जिसके साथ में उत्पीड़न हुआ था और उस उत्पीड़न के खिलाफ उसने गुहार लगाई थी, हाथ जोड़े थे लगभग 3-4 वर्षों तक। और उसके बाद उसके उत्पीड़न के खिलाफ जो शिव कुमार साहब थे, उन्होंने जो उत्पीड़न करा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः वो कोर्ट गई, समन जारी हुआ और समन आदरणीय मीनाक्षी जी को भी जारी हुआ और सितंबर या अक्टूबर में उन्होंने उस समन का जवाब दिया। तो यह साफ ही समझा जा सकता है कि विलिंगली और अनविलिंगली वो डिस्क्लोजर करना चाहती थी या नहीं, क्योंकि यह विषय एक महिला से जुड़ा था, महिला की अस्मिता से जुड़ा था, इसलिए वो चाहती थी कि यह विषय खुलकर सामने ना आए। और सिर्फ एक त्रुटि नहीं थी, मुझे लगता है कि लगभग फॉर्म 25 में आपराधिक जो भी आपको चाहे एफआईआर कोर्ट द्वारा दर्ज हो, चाहे पुलिस द्वारा, चाहे कोर्ट द्वारा समन जारी हो, जिसमें आप जवाब दे चुके हैं, उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी। और जेपी धनोतिया जी तो पूर्व में मुकेश मल्होत्रा जी का फॉर्म निरस्त करवा चुके हैं, तो भाई आप ऐसे लोगों को क्या सुपारी देते हैं जो आपके फॉर्म भरे और उसको निरस्त करवा दे? 10 विधायक होते हैं प्रस्तावक, क्या उन्होंने उस त्रुटिपूर्ण फॉर्म को नहीं देखा था? शपथ पत्र में अलग जानकारी, उसके बाद में मेन फॉर्म में अलग जानकारी, फॉर्म ए में जो आर्थिक अनियमितता, आर्थिक जो उनके एसेट्स है उसकी जानकारी दे देना और बी में उसको खाली छोड़ देना। और अभिलाष जी एक और जो टेक्निकल बात की जा रही है, जो 2024 में भीमपुर करके एक जगह थी जहां पर देवाशीष करके कैंडिडेट थे, उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था, उनका निरस्त हुआ भाई। 27/2021 में नीलगिरी में एस गुरुमूर्ति, उनको जो है फॉर्म ए और बी में डिफरेंस आया था तो उनका निरस्त हुआ है। तो जहां पर आपके द्वारा निरस्त किया गया वहां पर सब पेरेंट गुड है, यहाँ पर आप प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2013-14 में रिसर्जेंट इंडिया वर्सेस ईसी ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया है कि पेंडिंग क्रिमिनल केसेस को भी राइट टू नो के अंडर एडीआर 2002 के तहत बताना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पूर्व में फैसला दे चुका है। जब आपको आर्टिकल 80 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 36, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के पास अधिकार है, अगर आप अपने अधिकारों के तहत आप कोई सब्सटेंशियल डिफेक्ट करते हैं, किसी एविडेंस को छुपाते हैं, तो वह इसको निरस्त कर सकते हैं।